ओके गाइस, सो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दिस इज सीडीपी। ठीक है, सेकंड फेब को जो पेपर हुआ था ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है लेवल 2 वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्नेहाज हाइट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। स्नेहा की जो हाइट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड नाउ हर हैंड कैन इजीली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कवर्ड फ्रॉम विच शी कैन ओपन द कवर्ड वेरी इजीली। और अब जो उसके हाथ हैं वो उसकी अलमारी का जो हैंडल है वहां तक आसानी से पहुंच सकता है जिससे वो आसानी से अलमारी को खोल सकती है। स्नेहास चेंज इन हाइट इज कॉल्ड। तो स्नेहा की जो हाइट है उसमें जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, ग्रोथ, लर्निंग और अडेप्टेशन। स्कैफोल्डिंग जो टर्म है ना वो किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। उन्होंने क्या कहा था? बच्चे को जो शुरुआती मदद दी जाती है किसकी मदद से? MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से बच्चे को जो शुरुआती मदद देते हैं उसमें बच्चा अपने ओरिजिनल डेवलपमेंट से अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंचता है। ग्रोथ क्या होगा? जो आपके धीरे धीरे चीज़ें मतलब इंक्रीमेंट दिखाने लगती हैं। ठीक है, जैसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरा मतलब अलमारी, इसी में देखिए जब छोटा बच्चा होगा तो अलमारी तक पहुंचने के लिए उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, वो पूरा उतर के जाएगा, वो चीज़ें होती है। लेकिन जब हम थोड़े से ग्रोथ होने लगती है बॉडी में तो उसके बाद आपने देखा होगा हम बेड पे बैठे बैठे कई बार कबर्ड्स खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ग्रोथ है। लर्निंग क्या होता है? जब आप चीज़ों को धीरे धीरे लर्न करने लगते हैं। अडेप्टेशन होता है आपका अनुकूलन, एनवायरनमेंट में धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के अडेप्ट करना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड। बच्चे में जो विकास होता है उसकी जो दर होती है वो डिटरमाइंड होती है कंसेप्शन के टाइम पे। एनवायरनमेंट डजंट प्ले मच रोल इन इट। ये यहीं पे गलत हो गया क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? हेरेडिटी इनटू एनवायरनमेंट, दीज टू बोथ द कैरेक्टर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। ये डिटरमाइंड होता है कंसेप्शन के टाइम पे। आप विकास कभी भी गर्भधारण के समय डिसाइड नहीं कर सकते। बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, बच्चे का विकास किस तरीके का होगा, वो गर्भधारण के समय निश्चित नहीं होता है। अनफोल्ड्स इन ए डायनेमिक मैनर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। जो आनुवंशिकता होती है और जो पर्यावरण है उसकी जो अंतः क्रिया है उसके माध्यम से ये गतिशील तरीके से उभर के आता है। दिस कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाई लुकिंग एट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन। विकासात्मक जो प्रतिमान है, पहली बात तो जो डेवलपमेंट होता है ना उसमें आप कभी भी चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। विकास हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। जब बच्चा मान लीजिए दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, आपको क्या पता हो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, हो सकता है बड़ा होकर चोर ही बन जाए। तो हम इस चीज़ में चीज़ों को लेकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल सिंस इट हैपन्स इन ए रैंडम मैनर। इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती, यहाँ तक तो ये सही है। सिंस इट हैपन्स इन ए रैंडम मैनर, ये यादृच्छिक तरीके से होता है नहीं, ये एक सीरीज वाइज तरीके से होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2 कि जो विकास होता है उसको आप मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आपने कोई भी चीज़ देख ली कि बच्चा जो है अभी मान लीजिए साइंस में अच्छे से मतलब नंबर ला रहा है, इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को, तो हम भविष्यवाणी कर दें कि बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। हो सकता है उसका मूड चेंज हो जाए या इंटरेस्ट चेंज हो जाए, वो किस में डेवलप करने लग जाए अपने आप को, मैथ में, तो उसमें क्या होगा, वो इंजीनियर बन जाएगा। इन मिडिल स्कूल द रोल ऑफ ए फैमिली एज एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन ऑफ ए चिल्ड्रन। जो माध्यमिक स्कूल होता है, माध्यमिक स्कूल मतलब 9th और 10th क्लास के बच्चों का जो समाजीकरण है उसमें परिवार की भूमिका अनावश्यक हो जाती है। गलत है, क्योंकि जो प्राइमरी एजेंसी होती है वो बच्चे की फैमिली ही होती है। आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे की जो प्राइमरी एजेंसी होती है ना, मतलब बच्चा जब छोटा होता है 0 से 6 साल का बच्चा जब होता है तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो या तो उसकी फैमिली से होगा या फिर उसके रिलेटिव्स के थ्रू होगा या फिर उसके फ्रेंड्स के थ्रू होगा। फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है तो सेकेंडरी एजेंसी उसकी स्कूल बनने लगती है। तो तब क्या होगा, परिवार की जो भूमिका है वो आरंभिक बचपन की तुलना में धीरे धीरे कम हो जाएगी। आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है नहीं, तब बच्चा समाज के कांटेक्ट में आना स्टार्ट कर देता है, अलग अलग लोगों से मिलना शुरू करता है, उसके फ्रेंड्स बनने लगते हैं, स्कूल जाना शुरू करता है, मीडिया को फॉलो करता है। आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है नहीं, उससे धीरे धीरे वो कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज द कंसिडरेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स बिकॉज चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो जीन पियाजे हैं उनका जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है उनका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो उसका जो क्रिटिसिज्म है यानी कि जो आलोचना है उसका मेन रीजन ये है कि बच्चे जो है वो सक्रिय प्राणी हैं। ठीक है,
मतलब लोगों ने उनको जो क्रिटिसाइज किया वो इस वजह से किया कि उन्होंने बोला था कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो पैसिव रिसेप्शन होता है, यानी कि बच्चे निष्क्रिय रूप से इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही गलत है, क्योंकि जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें मेजर क्रिटिसिज्म ये नहीं था कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव बीइंग्स होते हैं, और बच्चा जो होता है वो हमेशा एक्टिवली चीज़ों को लर्न करता है। अगर बच्चे को आप पैसिव फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा जितना ज़्यादा खोज करके चीज़ों को सीखेगा उसका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ए भी गलत है और आर भी गलत है। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दिस फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें कौन सा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एक्टिविटी, कंडीशनिंग, लैंग्वेज एंड रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ आपको एक चीज़ पता होगी कि जो रीइंफोर्समेंट है वो किसने दिया था? वीएफ स्किनर ने, कि बच्चे को आप पुनर्वलन दीजिए, बच्चा चीज़ें जो है उसको इम्प्रूव करता है। लैंग्वेज जो होती है इस पे जीन पियाजे ने भी काम किया और वाइगोत्स्की ने भी काम किया। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो भाषा होती है उसका बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। ठीक है, और जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका भाषा पे असर पड़ता है। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा पहले बनती है, संज्ञानात्मक विकास बाद में। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और भाषा बाद में। कंडीशनिंग जो होती है इसे हम अनुकूलन बोलते हैं, यानी कि जब आपने पावलोव थ्योरी पढ़ी होगी तो एसआर थ्योरी जो हम बोलते हैं, या फिर स्टिमुलस थ्योरी या रिस्पॉन्स थ्योरी, इनमें चीज़ों में अनुबंधन स्थापित किया जाता है। दिस इज कॉल्ड योर कंडीशनिंग। जो एक्टिविटी होती है इसके बारे में जीन पियाजे ने कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें गतिविधि जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप बच्चे को जितना ज़्यादा एक्टिव रखोगे, उसको ऐसे ऐसे पजल्स दो, ऐसे ऐसे टॉयज जो बच्चा अपने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है उसको इम्प्रूव कर सके। Which of the following is a correctly matched pair? Sensory motor period, pre-operational state, concrete operational stage and formal operational stage. ये जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, ये चारों अवस्थाएं बहुत अच्छे से याद रखिएगा। संवेदी चालक होती है 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7, मूर्त होती है 7 से 11 और फॉर्मल होती है आपकी 11 से 15 या फिर 16। इंग्लिश में सेंसरी मोटर बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। संवेदी चालक अवस्था में मूर्त समस्याओं पर तर्क होता है, यानी कि कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स जो हैं उनका लॉजिक दिया जाता है। नहीं, ये किस में जाएगा? तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व, जीववादी सोच, ये किस में जाएगा? आपका संवेदी चालक में। जो जीववादी सोच है ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, और वस्तु स्थायित्व होता है आपका संवेदी चालक अवस्था का। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग और डिसेंट्रेशन, ये दोनों जो चीज़ें होती है ना, प्रतिवर्ती सोच, रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे के अंदर कब होता है? जब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा? बच्चा चीज़ों को लेके मतलब इरिवर्सिबल थिंकिंग रखता है। जैसे क्ले है, क्ले के आपने बहुत सारे टॉयज बना दिए उस क्ले से, तो अब उसको ये लगेगा कि आप उसको वापस से रिफॉर्म नहीं कर सकते, वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता। तो ये होती है इरिवर्सिबिलिटी, जो किसमें होती है? पूर्व संक्रियात्मक में। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे को ये समझ होती है कि क्ले को वापस से रिमोल्ड किया जा सकता है। डिसेंट्रेशन होता है जहां पे आप किसी भी स्थिति के सिर्फ एक ही पहलू को ना सोच के अलग अलग पहलुओं को सोचते हैं। तो जो डिसेंट्रेशन होता है वो भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उदाहरण है, जबकि सेंट्रेशन जो होता है, केंद्रीकरण, वो उसमें होता है कि आप किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी प्रॉब्लम को लेके सिर्फ एक ही तरीके से सोचते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसमें बच्चा अमूर्त सोच रखता है, यानी कि बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा, चीज़ों को लेके दिमाग में एक ग्राफिक्स जो होती है उसको तैयार करेगा। आपको वो चीज़ें मूर्त रूप से नहीं दिखेंगी, जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशंस है उनको बच्चा अपने दिमाग में ही सॉल्व करने लगता है। ये होता है आपका बिल्कुल करेक्ट कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें अमूर्त सोच होती है। सीटेट ने एक बार पूछा था कि जो डिडक्टिव थिंकिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग थिंकिंग कौन सी स्टेज में आती है? आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड रीजन्स दैट इफ द लॉज आर नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल they can be changed through mutual agreement and democratic procedures. Which stage of Kohlberg's moral development does the child come under? यहाँ पे ये नैतिक कोलबर्ग जो है उसका जो मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास, वहाँ से पूछा गया है। लॉरेंस कोलबर्ग ने एक हिंज थ्योरी दी थी। हिंज थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि हिंज जो है वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए दुकान में चोरी करते हैं।
तो उन्होंने अलग अलग बच्चों से ये जानने की कोशिश की कि कौन उनके फेवर में बोलता है और कौन उनके अगेंस्ट में बोलता है। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? ठीक है, मतलब बच्चा क्या बोलना चाह रहा है कि जो लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, जब वो लोगों की रक्षा ही नहीं कर पा रहा है या लोगों की जो ज़रूरत है उसका ध्यान ही नहीं रख पा रहा है, तो हम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब हम लॉ को बदल सकते हैं। तो वो नैतिक विकास जो है उसकी कौन सी अवस्था में आएगा? यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज योर उत्तर पारंपरिक अवस्था। लॉरेंस कोलबर्ग जो है उन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, पहला है पूर्व पारंपरिक, फिर है पारंपरिक और उसके बाद है उत्तर पारंपरिक या फिर पश्च पारंपरिक। ठीक है, जो पूर्व पारंपरिक होता है ना, उसमें बच्चे का पहला जो चरण होता है वो है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बेसिकली बच्चा कहना सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि बाहरी कारण उसका डिसाइड करते हैं। कैसे? आप घर में टॉफ़ी जो है चुरा चुरा के नहीं खा रहे, क्यों? क्योंकि घर में गेस्ट आने वाले हैं, या फिर मिठाइयाँ नहीं खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मम्मी और पापा जो है वो मारेंगे। दूसरा होता है आपका टिट फॉर टैट, जैसे मतलब अगर आपके लिए कोई अच्छा कर रहा है तो ही आप उसके लिए अच्छा करेंगे, मतलब सामने वाले का नेचर ही आपका नेचर डिसाइड करेगा। पारंपरिक स्तर में होता है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जैसे समाज में कुछ बच्चे जो हैं वो एग्जाम्पल सेट करते हैं जिसको देख के हम ये सोचते हैं कि वी शुड ऑल्सो बिकम लाइक देम। दूसरा होता है इसमें कानून व्यवस्था अभिविन्यास, कि हम कानून की अभिपालना सिर्फ इसलिए करते हैं कि समाज में एक शांति बनी रहे। फिर आता है उत्तर पारंपरिक नैतिकता, जिसमें आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको ये समझ में आने लगता है कि अगर कोई चीज़, मान लीजिए ब्रिज बन रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ब्रिज बनवा रही है, अब उसमें डोनेट करने के लिए बोला गया, सबने डोनेट किया, लेकिन आपको पता है कि वो ब्रिज से किसी की भी नीड कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हैं? आवाज़ उठाते हैं, एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ आती है आपकी उत्तर पारंपरिक अवस्था में। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन लेव वाइगोत्स्की थ्योरी द टीचर शुड डैश टू इनेबल द चाइल्ड टू लर्न मीनिंगफुली। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए कि बच्चा अर्थपूर्ण अधिगम कर सके? प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, एंश्योर कंडीशनिंग, ऑफर अवार्ड्स, गिव पनिशमेंट। पहली बात तो ये कि लेव वाइगोत्स्की ने सजा का कोई भी प्रावधान नहीं दिया था कि आप बच्चे को सजा दो। ये किसने दिया था? BF स्किनर ने। इनाम किसने बोला था आपका? रिवॉर्ड BF स्किनर ने, कि री-इन्फोर्समेंट दो और बच्चे को पनिशमेंट दो। उसका अनुकूलन निश्चित करना चाहिए, ये भी व्यवहारवादी ने कहा था कि जो SR थ्योरी है, अनुबंधन स्थापित करना, S थ्योरी और R थ्योरी, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर को पाठ प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए बच्चे को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, तो स्कैफोल्डिंग जो होती है उसमें बच्चे को एक शुरुआती मदद दी जाती है, जिससे बच्चा अपना जो ओरिजिनल नॉलेज है, यानी कि ओरिजिनल डेवलपमेंट जो है, उससे अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंच सके। तो ये जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, इसे हम बोलते हैं ZPD। और जो स्कैफोल्डिंग होती है वो कौन देगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर यहाँ पे कौन होगा? टीचर। ठीक है, तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज दैट, जो प्रगतिशील कक्षा है उसकी विशेषता है द लर्नर पैसिवली रिसीव्स द नॉलेज। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब क्लास प्रोग्रेसिव है तो उसमें होता है कि बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जितना ज़्यादा डिस्कवरी करेगा, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, दीज ऑल आर फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। यहाँ बोला है बच्चा क्या है? पैसिव है। जब बच्चा निष्क्रिय रूप से बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा, तो वो कैसे प्रोग्रेसिव क्लासरूम हुई? ये तो गलत हो गया। द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली, बिल्कुल सही है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण एक्टिव होके खुद ही करता है। द लर्नर ग्रेस्प नॉलेज थ्रू रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन कभी भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम का पार्ट नहीं होता है। बच्चे को रट के उसकी नॉलेज इंप्रूव नहीं करनी है। द लर्नर लर्न मेनली थ्रू इमिटेशन, नहीं, बच्चा जब अनुकरण करेगा तो उसमें वो चीज़ों को रटने की कोशिश करता है, वो कभी भी उस चीज़ में एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। टीचर शुड यूज स्टैंडर्ड IQ टेस्ट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। स्टैंडर्ड IQ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। जो शिक्षक होते हैं उनको बच्चों का जो IQ है, बुद्धि लब्धि, IQ का फॉर्मूला होता है आपका MA/CA, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज। उसको मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि जहां पर भी आप स्टैंडर्ड टेस्ट यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका समेटिव टेस्ट, जहाँ पे एक जैसा पेपर जो है वो सारे बच्चों के IQ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है।
और उसमें बच्चे को ये दिखाया जाता है कि आप फेल हैं, आप पास हैं, इन सब चीज़ों के लिए। बुद्धि लब्धि को मापने वाली जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं वो बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उससे आप कभी भी किसी भी बच्चे का आईक्यू नहीं मेजर कर सकते। मान लीजिए किसी बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो 70 से कम है, ठीक है, तो आप अश्योर हैं आईक्यू लेवल मापने से कि उस बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर क्रिएटिविटी नहीं होगी। हो सकता है वो बच्चा बहुत क्रिएटिव हो। कितने बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो क्रिएटिव कर सकते हैं। किसी का फुटबॉल में इंटरेस्ट होता है, किसी का वॉलीबॉल में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप आईक्यू जो होता है उसके थ्रू सिर्फ ये मेजर कर सकते हैं कि इस बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कितना है। आप ये मालूम नहीं कर सकते कि बच्चा क्या क्या अचीव कर सकता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ए भी गलत है और आर भी गलत है। इंडिविजुअल्स हैविंग हाई हैव सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मीटर, टोन एंड मेलोडी। यहाँ पे आपसे जो पूछा है वो है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये किसने दिया था? ये थ्योरी दी थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने। उन्होंने बताया था कि ह्यूमंस के अंदर एक टाइप ऑफ थ्योरीज, एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है। अब यहाँ पे बोला है जिन व्यक्तियों में लय, ताल, स्वर और माधुर्य उसके प्रति संवेदनशीलता है तो कौन सी बुद्धि ज़्यादा मात्रा में होगी? संगीत में बुद्धि, ऑब्वियसली जो बच्चा सिंगिंग में फोकस कर रहा है उसको नोट्स का पता है, सारी चीज़ों का आइडिया है, कहाँ हाई पिच करनी है, कहाँ लो पिच करनी है, तो ये सब होता है आपका संगीत में बुद्धि। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो डांसर्स होते हैं ना उनके अंदर होता है, जो रनर्स होते हैं उनके अंदर सब होता है आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी, जहाँ पे बॉडी जो है वो एक्टिव होके मूव करती है। इंटरपर्सनल जो होता है इसमें आप दूसरे को रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस केस में जो साइकेट्रिस्ट होता है वो सामने वाले को पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो होता है आपका इंटरपर्सनल। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट होता है कि आप कितना इफेक्टिव तरीके से और कितना डोमिनेंट तरीके से चीज़ों को कन्वे कर पा रहे हैं, तो वो होती है आपकी भाषाई बुद्धि। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब पूछा है आपसे इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव लैंग्वेज, सामाजिक जो रचनात्मक परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान कर अधिगम को सुसाध्य बनाती है, चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है, अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा कि जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है उसमें जो भाषा है वो सामाजिक पारस्परिक जो क्रियाएं हैं उनके मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये थ्योरी दी किसने थी? आपकी लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था, जो भाषा होती है वो आपके संज्ञानात्मक विकास को सपोर्ट करती है, मतलब बच्चे में पहले भाषा बनेगी फिर उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होगा। तो इसके अनुसार भाषा जो है वो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, बच्चा समाज में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, इन्होंने बोला था कि बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, पीयर ट्यूरिंग इन सबको इन्होंने सपोर्ट किया था, तो ऐसे मौके प्रदान करके लर्निंग जो है उसमें एक सुसाध्य बनता है। यानी कि लर्निंग कब फैसिलिटेट होगी? जब बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है नहीं, भाषा जो होता है इनके अकॉर्डिंग एक मीडिएटर होता है जिसके थ्रू बच्चा अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है नहीं, लैंग्वेज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। अवरोध नहीं, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी इज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल सिंस। जो कल्चर है सोसाइटी का, मतलब समाज की जो संस्कृति है वो इन्फ्लुएंस होती है जेंडर रोल जो है उसके विकास में, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने में। क्यों? जेंडर एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर जेनेटिकली डिटरमाइन होता है और जेंडर ना तो बायोलॉजिकल है और ना ही सोशल है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपसे पूछे ना सेक्स, जिसको हम बोलते हैं लिंग, यानी कि मेल है कि फीमेल है, तो ये चीज़ क्या होती है आपकी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। ये तो बायोलॉजिकली फैक्टर होगा ना, अगर एक्स एक्स है तो गर्ल होगी और एक्स वाई है तो मेल होगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो सोसाइटी का कल्चर है उसमें जेंडर रोल, ठीक है, जेंडर मतलब लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी। ये किसने बनाया है? ये समाज के द्वारा बनाया गया है। भगवान ने ये चीज़ कभी नहीं बोली कि लड़का होके आप मार्केट जा सकते हो, अगर लड़की हो तो आप घर बैठो, लड़की हो तो रो सकती हो, लड़के हो तो नहीं रो सकते। ये चीज़ भगवान ने कहीं मेंशन नहीं की है। ये किसने बनाए हैं? समाज के बनाए हुए नियम्स हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट क्या होता है आपका? मेल और फीमेल होना, ठीक है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर होता है आपका असेसमेंट।
आकलन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, दिस इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। मतलब बच्चा जो है वो पहले से कितना कुछ जानता है उसके लिए हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं। जो एफए होता है ना वो पूरा साल चलता है, बच्चे को समय समय पर इम्प्रूव किया जाता है, उसके लर्निंग गैप को फिल किया जाता है। समेटिव असेसमेंट होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपने पूरे साल जो पढ़ा ईयर एंड में आप एक एग्जाम देते हैं, वो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसके बेसिस पे आपको पास और फेल किया जाता है और अगली क्लास के लिए आपको प्रमोट किया जाएगा। तो असेसमेंट जो होता है शुड जनरेट टेंशन एंड स्ट्रेस टू इंश्योर लर्निंग। नहीं, असेसमेंट का काम ये नहीं है कि बच्चे में तनाव उत्पन्न कर दो और तनाव उत्पन्न करके बच्चा एंजाइटी कॉज करे। शुड हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। जो टीचिंग लर्निंग होती है उसमें हेल्प इम्प्रूव, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है और बच्चे को कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या होता है, असेसमेंट सपोर्टिव होता है। इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी टू लेबल एंड कैटेगराइज चिल्ड्रन। असेसमेंट कभी भी इसलिए नहीं किया जाता कि आप बच्चों को क्लासीफाई कर सके और बच्चों को सेग्रीगेट कर सके, बच्चों को अलग अलग नहीं करना है। शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमॉन्ग चिल्ड्रन। बच्चे के अंदर कॉम्पिटिशन की भावना कभी भी असेसमेंट का काम नहीं होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इन ऑर्डर टू एंश्योर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन टीचर शुड, जो CCE होता है उसमें जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, समेटिव असेसमेंट यूज़ करना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ करना चाहिए, स्कॉलेस्टिक एक्सपेक्ट जो है केवल उनको देखना चाहिए, और पेपर पेंसिल ऑब्जेक्ट टाइपिंग जो टेस्टिंग है उस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पे पूछा है आपसे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू प्रोसेस में होता है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो बच्चे की स्कॉलेस्टिक और नॉन स्कॉलेस्टिक यानी कि शैक्षिक पहलू और नॉन शैक्षिक पहलू, इन दोनों पे ही फोकस कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि ऐसी सिचुएशन में बच्चे टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्योंकि FA जो होता है, एक तो आपने सुना होगा FA1 होता है, ठीक है, FA2 होता है, FA3 होता है और FA4 होता है। तो ये पूरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गई। इस केस में क्या होता है, आप बच्चे को समय समय पर इम्प्रूव करते रहते हैं। बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, बच्चे को कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो भी उसका लर्निंग गैप होता है हम उसको फिल करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें रचनात्मक मूल्यांकन जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें बच्चे की शैक्षिक पहलू पे भी ध्यान दिया जाता है और बच्चे का जो नॉन शैक्षिक पहलू है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन इज नॉट करेक्ट। जो समावेशन है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इट रिगार्ड्स इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एज कनेक्टेड प्रोसेस। समावेशन और अपवर्जन जो है उसको जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में ये देखता है। इंक्लूजन इज फोकस्ड ऑन अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल्ड। Inclusion benefits all student. Inclusion is a process in which a school attempt to respond to all student as individuals. यहाँ पे पूछा है कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो एक चीज़ देखिए, समावेशन जो होता है केवल एक खास वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो दिव्यांग है उनकी ज़रूरत के अनुसार पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है। तो ये यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि समावेशन का मतलब होता है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर, चाहे प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा हो, चाहे डेफ हो, चाहे डम हो, कैसा भी बच्चा हो, आप एक ही जगह बच्चे को एक ही तरीके से एजुकेशन देंगे। सारे बच्चे एक दूसरे के जो जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं एक दूसरे को एम्पैथाइज करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समावेशन और अपवर्जन यानी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कनेक्टेड प्रोसेस होती है, बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चों को लाभ मिलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है कि हर बच्चा अपने आप में एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल होता है। क्लियर? तो यहाँ इनकरेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर, जो डाइवर्स लर्नर्स हैं उनकी एक क्लासरूम में टीचर्स शुड गिव रीजनेबल ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज बिकॉज चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे टेक ओनरशिप एंड देयर लर्निंग नीड्स आर एकोमोडेटेड। मतलब क्या है कि जो विविध विद्यार्थी होते हैं उनकी कक्षा में शिक्षक को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वे प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की ज़रूरतों का समायोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा
कि बच्चे जो होते हैं ना अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो एक क्लास में डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, कोई बहुत जल्दी चीज़ों को याद करता है, कोई धीरे धीरे चीज़ों को समझता है। तो टीचर को रीजनेबल ऑटोनॉमी, मतलब बच्चे को सीखने के लिए उनके हिसाब से उनको टाइम देना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा अगर धीरे सीख रहा है तो उसको उतना टाइम दो, कोई बच्चा अगर जल्दी सीख रहा है तो उसको कोई और टास्क दे दो। करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। करिकुलम कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए। असेसमेंट स्ट्रेटेजीज प्रॉपर होनी चाहिए कि कब कहाँ बच्चे का आकलन करना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा जो होता है वो बेटर तरीके से लर्न करता है जब वो ओनरशिप लेते हैं। बच्चे को जब आप ओनरशिप दे देंगे, यानी कि बच्चे को प्रभुत्वता दे देंगे, और जो बच्चे की लर्निंग नीड है उसको क्या करते हैं हम प्रॉपर तरीके से एकोमोडेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड मोबिलिटी? कौन सा उदाहरण जो है वो सहायक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा? छड़ी, ब्रेल प्रणाली, श्रवण में मदद करने का उपकरण और आवर्धक लेंस। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? सहायक तकनीकी, यानी कि टेक्नोलॉजी तो यूज करनी है बट असिस्टिव टेक्नोलॉजी किसमें? गतिशीलता में, विद्यार्थियों की जो गतिशीलता है उसमें मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपका? वॉकिंग स्टिक। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो चलने में इनकेपेबल है, मतलब बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आप बच्चे को मतलब गतिशील करने में, बच्चे को मूव करने में क्या चीज़ है जो प्रोवाइड कर सकते हैं? तो वो है उसका वॉकिंग स्टिक। जो ब्रेल प्रणाली होती है, जो बच्चे देख नहीं सकते यानी कि जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट होता है उसके लिए होता है। श्रवण में मदद करने का उपकरण जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है वो चीज़ों को बड़ा देखने में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज स्टूडेंट्स विद विजुअल चैलेंजेस? इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है इनमें से जहाँ पे बच्चों को आप विजुअल चैलेंज में एंगेज करते हैं? प्रोवाइड लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, एलिमिनेट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल फ्रॉम द क्लासरूम, प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट इन मल्टीपल वेज, फोकस ऑन सेग्रीगेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज मेक देम सिट सेपरेटली। ठीक है, तो अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल गया है कि बच्चे को इंगेज करने में जो विजुअली चैलेंज्ड है उसके लिए कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है। बच्चे को लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट दो, मतलब बच्चे पे रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ, उसको फ्री छोड़ दो, उसको आगे बैठना है आगे बैठने दो, पीछे बैठना है पीछे बैठने दो। अननेसेसरी ऑब्स्टिकल हैं जहां बच्चा डाइवर्ट हो रहा है उनको हटा दो, जो भी उसके हर्डल बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो है उसको मल्टीपल वेज में रिप्रेजेंट करो, ये तीनों क्या है? पॉजिटिव हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सेग्रीगेशन, बच्चे को क्लास में अलग नहीं करना है। ऑलवेज मेक दम सिट सेपरेटली, उनको अलग से बिठाओ नहीं। समावेशी की शिक्षा कहती है कि बच्चे में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, सारे बच्चों को एक ही फ्लोर पे एक ही तरीके से पढ़ा के एक ही मेथड से आप एक इंक्लूसिव एजुकेशन दीजिए, उनको आगे के लिए तैयार कीजिए। तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। रेस्ट्रिक्शंस मत लगाइए ऐसे बच्चों पे। गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, जो उसके बीच में हर्डल बने उन सबको हटा दीजिए। विविध तरीके से प्रस्तुत करना जिससे बच्चा किसी न किसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सके। क्रिएटिविटी क्या होती है? सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता, एबिलिटी टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग दैट इज नोवल, ऐसा चीज खोजना या क्रिएट करना जो यूनिक हो या फिर नोवल हो। एबिलिटी टू रिपीटेडली परफॉर्म एन एक्शन विदाउट बीइंग बोर्ड, एक ही चीज को जब आप बार बार परफॉर्म करते रहेंगे तो ये क्रिएटिविटी कैसे हुई? ठीक है, तो ये तो क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती। रोट मेमोराइज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स नहीं, जहाँ रोट मेमोराइजेशन होता है वहाँ पे आप कन्वर्जेंट होते हैं, यानी कि रट्टाफिकेशन। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है अभिसारी थिंकिंग। अभिसारी मतलब जिसमें एमसीक्यूज आते हैं जिनके आप एक ही तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? क्रिएट करना और डिस्कवर करना कुछ ऐसा जो कि मौलिक हो, मतलब ऐसा नहीं कि चोरों चक्कों वाला काम कर रहा है, जो आगे चल के दुनिया के काम आ सके। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है टीचर शुड प्रोवाइड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन फॉर डिस्कशन एंड डायलॉग। मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो टीचर होता है उसको एक ऐसी, मतलब उसको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए क्लास में कि बच्चा जो है वो डिस्कशन के लिए और डायलॉग के लिए प्रॉपर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। क्यों? क्योंकि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है ना, जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है, वो इंटरेक्शन जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है दूसरों के साथ।
एक बात बताइए, एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे सारे बच्चे बस पैसिव तरीके से यानी कि निष्क्रिय तरीके से टीचर को सुन रहे हैं। टीचर व्याख्यान मेथड यूज कर रहा है और जैसे पंडित जी नहीं होते ज्ञान देते हैं, ऐसे ही टीचर बस ज्ञान दिए जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, बच्चा कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ऐसी क्लास में कभी भी अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा। और एक है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जहाँ पे बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या तो ये खुद आपस में इंटरेक्ट करेंगे या फिर ये टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एक गुण होता है। तो क्या ज़्यादा इफेक्टिव है, ये वाली क्लास? तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं और बी आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि टीचर एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे जहाँ बच्चा डिस्कशन और डायलॉग के थ्रू अपना अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन्वॉल्व, जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है उसमें क्या शामिल है? मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, टीचर ड्राइंग इन कंक्लूजन्स फॉर द लर्नर्स, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन मेथड, मेथड इन विच टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, पहले जहाँ पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र होगी तो वहाँ तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले टेक्स्ट बुक टीचर ही पढ़ाएगा ना, तब ना बच्चे उसको पढ़ पाएंगे। पारंपरिक व्याख्या विधि, जहाँ पे व्याख्यान मेथड हो जाएगा यानी कि जो इंस्ट्रक्शन मेथड हो जाएगा वो भी ट्रेडिशनल। तो टीचर क्लास में पोडियम पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो हैं बस उनको व्याख्यान को सुन रहे हैं, तो ये वैसे ही गलत है। शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना, जब सारी चीज टीचर ही कर दे रहा है, चीजों को समराइज करके वो इन्फेरेंस भी निकाल दे रहा है, सारी चीजें टीचर नहीं कर दी, तो बच्चा कहाँ सेंटर में आया? ऐसे मेथड जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। एक ऐसा मेथड जहाँ पे लर्नर जो होता है ना वो खुद का इनिशिएटिव लेता है और ऐसे एफर्ट्स डालता है जो लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। टीचर शुड प्रमोट द बिलीव दैट लर्निंग इज, जो टीचर होता है वो प्रमोट करना चाहिए इस बिलीफ को कि जो अधिगम होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। एक एक्टिव प्रोसेस है लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। एक पैसिव प्रोसेस है लेकिन एक सोशल कॉन्टेक्ट होता है। पैसिव प्रोसेस है जिसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। शिक्षक को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि जो अधिगम होता है, पहली बात तो अधिगम कभी भी निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होती, ये वैसे ही गलत हो गया। अधिगम हमेशा कैसी होती है? एक एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है और उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता। लेव वाइगोस्की ने क्या बोला था कि बच्चा जितना ज़्यादा अपने बड़ों के साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, क्लास में जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, जितना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, बच्चे का अधिगम जो है वो उतना ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम होगा। तो ये जो होती है अधिगम, वो एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है और जिसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों के टच में आएंगे ही नहीं तो आपका लर्निंग होगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स टू चिल्ड्रन? बच्चे को अगर आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो उसका सीक्वेंस जो है वो क्या होना चाहिए? अननोन टू नोन, हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या होगा, अगर आपको बच्चे को कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझाना है तो बच्चे के लिए आप सरल से जटिल जाइए। सरल से जटिल मतलब पहले बच्चा क्या जानता है वो चीज़ पूछिए, उससे जोड़ते हुए बच्चे को नया कॉन्सेप्ट समझाइए। यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, ये होगा आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त। बच्चे को पहले चीज़ें सामने दिखाइए और फिर धीरे धीरे उसको अमूर्त की तरफ लेकर जाइए। हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर नहीं, ये तो नहीं ना सबसे पहले बच्चे को एल्जेब्रिक इक्वेशन सिखा देंगे। पहले बच्चे को जोड़ बाकी गुना भाग तो समझाइए, उससे भी पहले बच्चे को गिनती क्या होती है वो सब बताइए। नोन टू अननोन होता है, जो बच्चा पहले से जानता है उस चीज से आप बच्चे को एक अनजान चीज की तरफ लेके जाइए। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंटेम्प्ररी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सच एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज दैट लर्निंग शुड बी, जो समकालीन शिक्षा नीति है जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020, ठीक है, उसमें प्रस्तावित किया गया है कि जो सीखना है वो कैसा होना चाहिए? रिकॉल बेस्ड, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, एक्सपेरिएंशियल एंड एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा, अगर बच्चा रिकॉल कर रहा है, रिकॉल समझते हैं आप? रिकॉल का मतलब होता है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण मतलब जहाँ पे आप चीज़ों को रट के आते हैं और दिमाग पे जोर डाल के, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं, मैच द फॉलोइंग हैं, ये सारे आपके रिकॉल बेस्ड टेस्ट होते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित चीज़ अगर होगी
तो उसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसको पढ़ के एग्जाम दे देगा। परीक्षा उन्मुख नहीं, जहाँ बच्चा अपना अनुभव खुद क्रिएट करता है, मतलब खुद या तो डिस्कवरी करके सीखेगा या फिर समाज के लोगों के बीच में रह के अपने आप को मतलब अनुभव जो है उनको गेन करता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई आपने किसी ऐसे बंदे से बात की जो पंजाब से है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ के खेतों के बारे में, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, तो इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनुभवात्मक लर्निंग। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहती है बच्चे को आप खुद अनुभव लेने दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, जो समस्या समाधान रणनीति है उसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रभावी है। एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड एल्गोरिदम। पूछा क्या है आपसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रेटेजी है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा मेथड है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे सही से, एनालॉजिकल थिंकिंग होती है अनुरूपी सोच, यानी कि चीज के हर पहलू पर विचार करना। प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। दिस इज कॉल्ड योर एनालॉजिकल थिंकिंग। फंक्शनल फिक्सनेस होती है कि आप किसी भी चीज को लेकर रिजल्ट हो जाते हैं कि अगर ये चीज होगी तो ऐसे ही होगी, जो हम सेंट्रेशन प्रोसेस में पढ़ते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के सिर्फ एक ही पहलू को देखना। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जहां किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होता है, या फिर अभिसारी सोच, जहां पे आप ज़्यादा डाइवर्स तरीके से चीज़ों को नहीं सोच पाते। एल्गोरिदम जो होता है इसमें बच्चा अपने दिमाग पे जोर डाल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2, 1 एंड 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग इन द क्लासरूम। बच्चों में मौलिक रूप से खोज और चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक रचनात्मक कक्षा के निर्माण में अवरोध पैदा करता है। अर्थपूर्ण अधिगम का नकारात्मक प्रभाव डालता है। समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि जब बच्चा मौलिक रूप से खोज कर रहा है या फिर चीज़ों को खुद चिंतन कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपने बच्चे को कोई भी टॉपिक दिया, ग्रीडी डॉग है, उस पर बच्चे को आपने कोई भी लिखने के लिए बोला, तो बच्चा पहले उस स्टोरी के रिगार्डिंग चीज़ों को कलेक्ट करेगा, खुद चीज़ों को खोजेगा, फिर उसकी जो चिंतन है उस पर वो फोकस्ड होगा, उस पर वो अपने दिमाग पे जोर डालेगा कि मैं इसको कैसे फॉर्म कर सकता हूँ। तो ये बच्चे को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए प्रॉब्लम हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक रचनात्मक कक्षा के निर्माण में अवरोध पैदा करता है, नहीं, सामाजिक रचनात्मक कक्षा का मतलब ही यही है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे। अर्थपूर्ण अधिगम का नकारात्मक प्रभाव, नहीं, अर्थपूर्ण अधिगम ही यही होता है। समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है, नहीं, समालोचनात्मक चिंतन होता है जहां पे बच्चा क्रिटिकली चीजों को थिंक करे। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। What characterizes mastery oriented learners? mastery oriented learners होता है महारत उन्मुख विद्यार्थी, यानी कि किसी भी चीज़ पे आप इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर लेते हैं, और ये तभी होता है जब आप इंटरनली किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। लो फियर ऑफ फेलियर एंड इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, जिसमें विफलता का डर कम होता है और क्षमता का दृष्टिकोण ज़्यादा होता है। लो फियर ऑफ फेलियर एंड एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, विफलता का डर कम होता है, क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण होता है। हाई फियर ऑफ फेल्योर, विफलता का उच्च भय और इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, हाई फियर ऑफ फेल्योर एंड एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं ना, ठीक है, ये हमेशा इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। इनमें फेल्योर का डर कम होता है, क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि अगर चीज़ें सीखेंगे तो फेल होंगे, तो उस चीज़ को लेके ये पैनिक या एंजाइटी शो नहीं करते हैं। और इनकी जो एबिलिटी होती है ना, उसको लेके ये बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि दे कैन अचीव द गोल। तो यही होता है महारत उन्मुख विद्यार्थियों की विशेषता। क्यों? क्योंकि ये इंटरनली मोटिवेट होते हैं। स्थिर दृष्टिकोण तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अगर आप अपनी चीज़ों को लेके स्थिर हैं कि भाई मैं सिर्फ इतना ही अचीव कर सकता हूँ, तो वो गलत है। ये लोग जो होते हैं महारत उन्मुख, ये हर चीज़ में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हाउ कैन टीचर्स एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम स्ट्रिक्टली मोटिवेटेड लर्नर्स? शिक्षक जो है बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? पुरस्कार देकर, सजा देकर, निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके और सीखने की खुशी पैदा करके। तो बच्चे को अगर आपको इंटरनली मोटिवेट करना है
तो जब आप बच्चे को रिवॉर्ड दे रहे हैं तो वो तो एक्सटर्नली मोटिवेशन हुआ कि अगर आप अब की बार FA1 हुआ, अगर उसमें 90 में से 90 या 100 में से 100 नंबर लाए तो आपको टॉफ़ी मिलेगी या आपको बाइक मिलेगी, ये सब एक्सटर्नली मोटिवेशन है। पनिशमेंट देकर आप बच्चे को कैसे भी प्रोत्साहित नहीं कर सकते। पनिशमेंट जो होता है वो हमेशा बच्चे में लर्निंग को नीचे लेकर जाता है। निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके अगर आप बच्चे को पैसिव लर्नर बना रहे हैं, बच्चे को पैसिवली बस इमिटेट करने के लिए बोल दे रहे हैं कि बस अनुकरण करो, तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप बच्चे में सीखने की खुशी पैदा कर रहे हैं कि अगर तुम इस चीज़ को सीख जाओगे तो इससे ये होगा वो होगा, तो बच्चा जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा ना, दिस इज कॉल्ड इंटरनली मोटिवेशन। क्या होता है, जब हम कोई चीज़ अपनी खुशी के लिए करते हैं, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला हमको कोई रिवॉर्ड देगा या किसी चीज़ का वैलिडेशन मिलेगा, नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। टीचर शुड कन्वे दियर बिलीव्स टू द स्टूडेंट दैट एबिलिटी इज। जो टीचर होता है उसको अपना जो विश्वास है उसको कन्वे करना चाहिए बच्चों में कि जो क्षमता होती है वो अनकंट्रोलेबल है, फिक्स्ड है, इंक्रीमेंटल है, एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहली बात तो जो एबिलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं क्षमता, मान लीजिए आप कितने कैपेबल हैं, ये इस चीज़ पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको घर में माहौल कैसा मिल रहा है, आपका वातावरण कैसा है, लेकिन इसी चीज़ पे आपकी एबिलिटी नहीं डिपेंडेंट होती है। इंक्रीमेंटल, बिल्कुल सही बात है कि जो एबिलिटी होती है ना वो हमेशा वृद्धिशील होती है। जरूरी नहीं आज आप जो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आज से 2 या 3 साल बाद भी आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। फिक्स्ड होती है, नहीं, एबिलिटी कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। अनकंट्रोलेबल होती है, अनियंत्रित नहीं होती, हमें पता होता है कहाँ चीज़ कौन सी हमें कंट्रोल में लेनी है। और एबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि आप इतने कैपेबल हो कि चीज़ों को कंट्रोल रखते हुए आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके गाइज, आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।